हमज़ा शहबाज ने आज तरीन हाउस में वो गए और वहाँ पर ओन चौधरी ने उनका इस्तकबाल किया। बड़ा क्लियर सिग्नल है कि कौन किसके पास चल के जा रहा है और कौन किसके पास चल के आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद हैं, मारूफ़ सहाफ़ी जनाब फ़खर रहमान साहब हैं और लाहौर से हमें मुज़म्मल सोहरवर्दी साहब ने स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है। वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बड़ी सियासत पर उनकी गहरी नज़र है और ख़ास तौर पर इस वक्त अपोजिशन जो मूव्स कर रही है उसके बारे में उन्हें भरपूर इत्तलात हैं। आज के प्रोग्राम में इस वक्त हम ये अब बात करेंगे कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो किस स्टेज पर है और वज़ीर आज़म साहब जो अपने इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, अपने नाराज़ MNAs से मुलाकातें कर रहे हैं, उनके नताइज क्या हैं। अपोजिशन के दावे अपनी जगह पे कि इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत को छोड़ चुके हैं और MQM पीपल्स पार्टी की आज अहम मुलाकात हुई उनके वफूद की। उसके बाद एक इलामिया भी जारी हुआ जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ राय का ज़िक्र है, लेकिन जो अदम एतमाद है उस पर मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा, उसमें ये लिखा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ की भी मुलाकातें और उनके अपना सलाह मशवरा भी जारी है, लेकिन किसी हतमी फ़ैसले की अगर फ़ैसला उन्होंने कर भी लिया है तो उसका ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर अभी नहीं किया। GDA ने मुलाकात की, उनके अरकान ने आज पार्लियामेंट लॉजेस में जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और अपनी हमायत का वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के MNAs, उनके पार्लिमानी कायद, उन्होंने मुलाकात की पार्लिमानी लॉजेस में और उन्होंने भी वज़ीर आज़म साहब को अपनी हमायत का यकीन दिलाया। ये बाकायदा तौर पर जो गौस महर हैं उन्होंने बाद में गुफ्तगू सहाफ़ियों से करते हुए ये बात कही। ये कोई ज़राए की ख़बर नहीं है, उन्होंने अनाउंस किया। दूसरी जानब जो अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप का मामला है, हमज़ा शहबाज ने आज तरीन हाउस में वो गए और वहाँ पर ओन चौधरी ने उनका इस्तकबाल किया। मुशावरत वहाँ पर जारी है, क्या उनका फ़ैसला होता है अभी तक इस हवाले से कोई बात वाज़ेह नहीं हुई। अलीम खान साहब भी लंदन से वापस आने के बाद उन्होंने चुप साधी हुई है और कोई इस हवाले से बात नहीं उन्होंने वाज़ेह तौर पर की कि उनका मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होगा। वज़ीर आज़म साहब ने जो जलसे किए, कल जो हाफिज़ाबाद का जलसा था, इससे पहले जो दीर का जलसा था, वो इतने बड़े जलसे हुए हैं कि उनके मुखालिफिन को इसकी तवक्को नहीं थी। और वहाँ पर जिस तरीके से लोग आए हैं, हजूम था, जो क्राउड था, जिस तरह से वो चार्ज था और जिस बंदे से भी बात वहाँ पर की गई उसने अदम एतमाद को एक आलमी साजिश करार दिया अपनी सोच और समझ के मुताबिक। उसने ख़ासा पाकिस्तान में जो इस वक्त ताकत के मराकज़ पर जो लोग बैठे हुए हैं, ख़ासा उनको नर्वस किया है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, ये बात किस तरफ जा रही है। और फिर आज वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि D चौक में 10 लाख बंदे आएंगे और एक जलसे का ऐलान किया है 27 तारीख़ को। इसके अलावा बीच में जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि एक सवात का जलसा तो है, लेकिन उसके बीच में पंजाब के एक शहर में जो कि हो सकता है लाहौर हो, एक बड़े जलसे का ऐलान किया जा सकता है। तो अपने हमायतियों को उन्होंने पूरा चार्ज किया है और इस चार्ज करने की वजह बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की ये सोच है कि बहुत सारे PTI के जो अरकान असम्बली थे वो ये सोचकर मुस्लिम लीग नून या दूसरी जमातों की तरफ जा रहे थे कि शायद PTI हालात की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसके टिकट पर इलेक्शन ना जीता जा सके, इसलिए वो दूसरी पार्टियों की जानिब देख रहे थे। लेकिन ये जो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात हैं, इन्होंने तहरीक इंसाफ के अरकान को एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक हौसला दिया है और उसके साथ ही ये सोच भी एक पैदा हुई है कि इतना बड़ा जो क्राउड है, इतनी बड़ी जो सपोर्ट है, उसको किस तरीके से इमरान खान साहब बाद में ट्रांसलेट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसी पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जनाब मुरवर्दी साहब की तरफ। इनके पास क्योंकि लाहौर में हैं और बड़ी जो अपोजिशन की जो मूव्स हैं उसकी इत्तलात इनके पास हैं। मुज़म्मल साहब, क्या है ताज़ा तरीन आपके पास? मेरा सवाल ये है कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी इत्तेहादी ने कोई ऐलान नहीं किया,
ना ही किसी ने वजारतों से इस्तीफ़ा दिया, हुकूमत से अभी अलहदा नहीं हुए, क्या कहेंगे? ये बात आपकी दुरुस्त है शमी इब्राहिम साहब, अभी किसी ने ना हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है, ना अपोजिशन की हिमायत का ऐलान किया है, और हम सिर्फ उनके सियासी चालों से, उनके तर्ज सियासत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका झुकाव किस तरफ है। अगर इत्तेहादियों की ज़्यादा मुलाकातें अपोजिशन के साथ हो रही हैं तो हमें लगेगा कि उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ है। अगर उनकी मुलाकातें हुकूमत के साथ हो रही हैं तो हम समझेंगे कि झुकाव हुकूमत की तरफ है। अगर इत्तेहादी अपोजिशन से मिलने उनके घरों पे जाएंगे और वज़ीर आज़म को खुद चल के अपने इत्तेहादियों तक जाना पड़ेगा, तो ये भी एक बड़ा क्लियर सिग्नल है कि कौन किसके पास चल के जा रहा है और कौन किसके पास चल के आ रहा है। सियासत में यही चीज़ें, टाइमिंग, मूव्स, ये बहुत अहमियत रखती हैं। लेकिन ना, मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि ये इमरान खान साहब का अंदाज़े सियासत नहीं है कि वो लोगों के दर पे जाकर सवाल करें और अपने इक़्तिदार की भीख मांगें और वोट की भीख मांगें। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जब वो वज़ीर आज़म बन रहे थे वो तब भी इन लोगों के पास चलकर नहीं गए थे, JKT जाते थे और मामला तय कराते थे। तो इस बार जो उनकी बी टीम है वो मुकम्मल नाकाम नज़र आई है, और अब ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म को खुद GDA जैसे छोटे इत्तेहादी से मिलने भी पार्लियामेंट लॉजिक जाना पड़ रहा है, बाप से मिलने भी जाना पड़ रहा है। 2 दिन से हम टिकर देख रहे हैं कि चौधरियों से मुलाकात है, लेकिन 2 दिन से वो हो नहीं पा रही है। MQM इस्लामाबाद में होती है लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर से मिलने की बजाय अपोजिशन से मिलती है। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इत्तेहादी किधर जा रहे हैं। अब देखिए ना, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बाप पार्टी को के पार्लिमानी लीडर को मिलने गए हैं और जाम कमाल साहब मीडिया पे आकर कोई और गुफ्तगू कर रहे हो, तो लोगों को समझ है कि जाम कमाल साहब के पास कितने MNA हैं और दूसरी तरफ 5 में से कितने MNA हैं। तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जाम कमाल साहब अगर अपोजिशन की तरफ जाएंगे तो अपोजिशन को कितने MNA मिल जाएंगे और दूसरी तरफ कितने हैं। तो इसी से सारे अंदाज़ा लगाते हैं। और अगर आज हमजा शहबाज तरीन के घर गए हैं तो बगैर किसी सेटलमेंट के तो नहीं चले गए होंगे। इससे पहले दोनों के दरमियान मुतअद्दिद राब्ते हुए हैं, चीज़ें कुछ सेटल हुई हैं, तो हमजा शहबाज वहाँ गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो था आपके, नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून ये समझती थी कि, या अभी भी समझती है शायद, कि अगर कोई सेटअप बने अदम एतमाद के बाद तो उसको पार्लिमानी साल जो है वो पूरा नहीं करना चाहिए, उसको फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए। जबकि पंजाब में काफली का जो मामला था, परवेज़ इलाही साहब का ये ख्याल है कि पार्लिमानी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इस बीच में रिफॉर्म्स कर लेनी चाहिए। इस मसले पर काफ लीग और नून लीग का कोई पैचअप हुआ है या गुफ्तगू में कोई मज़ीद जो उनके ख्यालात हैं एक दूसरे के नज़दीक आए हैं, या अभी तक वहाँ पर इसी मामले पर एक लल है? देखिए, इस मामले में एक फार्मूला सामने आया है कि कौमी असम्बली में जब तब्दीली, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और अपोजिशन कामयाब हो जाती है और पंजाब में परवेज़ इलाही CM आ जाते हैं, और तो उस नतीजे में कौमी असम्बली तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके तोड़ दी जाए और कौमी असम्बली के इंतखाबात करवा लिए जाएँ। चूँकि बाप पार्टी भी बलूचिस्तान असम्बली का टेन्योर पूरा करना चाहती है, पीपल्स पार्टी सिंध का टेन्योर पूरा करना चाहती है और चॉइस ऑफ पंजाब में टेन्योर पूरा करवाना चाहते हैं। और KP में भी इमरान खान को असम्बली तोड़ने में संजीदा नहीं है, क्योंकि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ने में संजीदा होते तो अदम एतमाद आने से पहले वो बेहतर पोजीशन में थे, असम्बलियाँ तोड़ के मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कर देते और ये सारे जलसे इंतखाबी जलसे हो जाते। क्योंकि अभी मार्का तो कौमी असम्बली के अंदर है, इंतखाबात तो नहीं है दूर दूर तक कहीं जो वो जलसे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद कौमी असम्बली टूट जाए और सूबाई असम्बलियाँ कायम रहे और मुल्क में कौमी इंतखाबात पहले हो जाएंगे और सूबाई असम्बलियों अपना पार्लिमानी साल मुकम्मल कर लेंगे। सदीक साजिद साहब, आप भी बड़ी गहरी नज़र है और आप बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स को जानते हैं। मैं शाहिद खाकान अब्बासी को मैंने सुना है, मैंने जो ख्वाजा साद रफ़ीक को मैंने सुना है, वो पंजाब के मामले में वो जो खाकान अब्बासी साहब तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, और ये तो इट इज़ वेरी प्री मेच्योर कि अभी तो पंजाब में कोई तहरीक अदम एतमाद ही नहीं है, तो पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला का फ़ैसला और ये सारा कुछ, वो कहते हैं मेरे इल्म में ये नहीं है। साद रफ़ीक साहब भी कोई इसी तरह की बात करते हैं टेन्योर के हवाले से। तो क्या आपके पास क्या इत्तलात? जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है ना, इसके ऊपर तो इत्तेफाक है कि
इलेक्शन रिफॉर्म जो हैं वो की जाएँ और कौमी असम्बली में ये 5 या 6 माह ज़्यादा से ज़्यादा जो सेटअप है वो चले, और ज़्यादा से ज़्यादा ये इनका जो 3 बड़ी जमातें हैं, फजल रहमान, आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ, ये तीनों बड़ों का इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक है। और जो मुतनाज़ा कवानीन हैं उनको वापस किया जाए, बशमूल उन 21 आर्डिनेंसेस के जो कि जल्दबाजी में पास किए गए और उनको फिर दोबारा जारी किया गया। कई उनमें से जो हैं वो अभी हैं और कई जो हैं वो लैप्स भी हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी है। साथ ही साथ फिर आपको पता है कि इलेक्शन रिफॉर्म से मुतल्लिक़ इलेक्शन जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी चीज़ें आई थी। ये तो इनका है। ये बात वाकई है कि जो काफ लीग इस वक्त देख रही है, जो नून लीग है, उनके मामलात भी इस वक्त देखें जामनों के चल रहे हैं और जामन बने हैं आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान। नवाज शरीफ तो किसी सूरत तैयार नहीं थे परवेज़ लाई को वज़ारत आला पंजाब की देने के ऊपर, ठीक है जी। ये फिर धमकी दी गई आसिफ ज़रदारी की जानिब से कि अगर आप उनको वज़ीर आला नहीं बनाते तो फिर हम जो अदम एतमाद है उसमें हम साथ नहीं देंगे, हम खामोश होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि आसिफ ज़रदारी ही किंग मेकर के तौर पर सारी चीज़ें जो है वो डील कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी फिर हमें क्या गारंटी है कि परवेज़ लाई साहब बैठ जाएंगे, तो उस वक्त जब हम यहाँ से चीज़ें जो हैं वो कर लेंगे तो वो जो यहाँ का फ़ैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या हमें वो पंजाब में ख़राब नहीं करेंगे, यानी कि हमारी पोजीशन ही ख़राब नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इस चीज़ की गारंटी मैं दूँगा। आज आपने देख लिया MQM का और एक पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एलामिया आ गया। अब आसिफ ज़रदारी की यही कोशिश होगी। अभी एक मीटिंग हो रही है, अभी शुरू हो गई है। जब आपके समय गुफ्तगू कर रहा हूँ, आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुँच गए हैं। मौलाना फजल रहमान भी पहुँचने वाले हैं, शहबाज शरीफ के घर पहुँचे हैं, राना सनाउल्लाह भी वहाँ पे मौजूद हैं, पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद है। उसमें ये फ़ैसला होगा। आज ये सारी चीज़ें नहीं, अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मुलाकातें हो रही हैं बार बार, तो इससे तो ऐसा लगता है कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। अगर एक चीज़ तय हो जाए तो उसके बाद बार बार इस तरह मुलाकातों की, एक दिन में 3-3, 4-4 मुलाकातें, इसकी ज़रूरत है फिर? समी साहब वो यकीन दहानी चाहते हैं काफ लीग वाले, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा जी ये हमें ख़ुद ऑफ़र करें, ये हमें अपोजिशन वाले ख़ुद ऑफ़र करें कि पंजाब में जो हमारा वज़ारत आला का जो उम्मीदवार है वो होगा परवेज़ लाई, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा ये ख़ुद हमें ऑफ़र करेंगे, तो हो सकता है कि ये कल एक और डिनर हो जाए तो उसमें परवेज़ लाई और MQM वाले भी चले जाएँ। ये भी था कोशिश। तो वैसे ख़बर मैं आपको बता दूं कि आज ही इनकी कोशिश थी कि MQM और काफ लीग को भी इसमें बुला लिया जाए, लेकिन चूंकि अभी MQM और काफ लीग की आपस में भी मीटिंग जारी है चौधरी बरादरान के पास। अब उनकी है एक मीटिंग चल रही है, वो कह रहे हैं हम एक मुश्तरका फ़ैसला करें। बाप वाले अभी डावाडोल हैं क्योंकि बाप 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा जो है उसने तो, जिसमें कुछ 5-6 MNAs थे, उन्होंने कहा है कि हम तो इमरान खान साहब के साथ जी बिल्कुल। उनका जो पार्लिमानी लीडर है खालिद मक्सी, हाँ। तो उन्होंने तो कहा जी हम इमरान खान साहब का साथ वो देंगे। वो सरदार यार मोहम्मद रिंद कोशिश कर रहे हैं जाम को मार के, उनके पास MNA कोई नहीं है, वो तो बलोचिस्तान, वो एक बलोचिस्तान असेंबली के लोग हैं, MNA उनके साथ उन्होंने नहीं है, वो नहीं है। GDA है, GDA चली गई है इनके साथ, हुकूमत के साथ चली गई है। अब टोटल मामला है MQM और काफ का 5 वोट हैं, MQM के 7 वोट हैं, 7 वोट हैं MQM के, 5 वोट हैं काफ के, ये 12 वोट हैं। काफ अपोजिशन को चाहिए 10 वोट, 162 हैं, 172 इनको पूरे करने हैं। ये कहते हैं जी अगर ये दोनों भी हमारे साथ आ जाए तो हमारे पास हमारा पूरा हो जाएगा, 174 जो है वो हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, बात वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये देखिए चौधरी सियाने हैं। कल ऑफ द रिकॉर्ड भी गपशप वो गैर रस्मी हो रही थी, तो उनकी बातों से, चौधरी परवेज़ लाई की बातों से ये महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है कि भाई देखिए हमें एक पेशकश हुई है, और ज़रदारी की तरफ उन्होंने ये नहीं कहा कि नून लीग की तरफ से हुई है, उन्होंने कहा कि आसिफ ज़रदारी की तरफ से अब ये पेशकश हुई है कि आपकी वज़ारत आला जो है वो पक्की है। वो अभी ये नून लीग ने फ़ैसला करना है या नून लीग से फ़ैसला करवाना है, क्योंकि इमरान खान के जब जितने भी लोग आए, ताहिर अशरफी गए वहाँ पे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म गए, आज ब्रिगेडियर एजाज शाह गए और लोग मिले गए, तो उन्होंने शिकवे गिले शिकवे यही किए। जबकि खान साहब ने तो एक क्लियर कट मैसेज दिया। आप खान साहब के नेचर को मेरे से ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा जी परवेज़ लाई साहब या तो आप अपनी जमात को हमारी जमात में जम कर लें, नंबर 2 या तो स्पीकर के अहदे पर काम करते रहें, नंबर 3 ये है कि अगर आपने फैसला करना है कि आपने अपोजिशन के साथ जाना तो आप हमें बता दें। वो फैसला उन्होंने अभी तक किया नहीं। इसी वजह से नहीं किया कि भाई चौधरी वज़ार है, उन्होंने कहा जी अपने सियासी मुस्तकबिल देखना है, इसी वजह से नहीं किया कि उनको, आपकी ये बात ठीक है, नून लीग की तरफ से ये ऑफ़र अभी नहीं आई, ये ऑफ़र वाया आसिफ ज़रदारी के ज़रिए उनको की गई है और वो गारंटी भी आसिफ ज़रदारी की मांग। ठीक होगी। अच्छा जी, अब फ़खर साहब मेरे आपसे 2 सवाल हैं, बात एक समझ में आ गई कि कहाँ पर है। सबसे पहले तो सवाल मेरा ये है कि नून लीग की गारंटी क्या आसिफ ज़रदारी दे सकते हैं?
और इतने भोले हैं परवेज़ इलाही साहब कि वो नून लीग के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब की गारंटी पर काम करेंगे। और तीसरा इसी सवाल का एक हिस्सा ये है कि कहा यह जाता था कि MQM और मुस्लिम लीग काफ जब तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा नहीं होगा ये इमरान खान को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अभी की जो सूरत हाल है, फिर आपको लगता है कि कहीं पीछे ना पीछे जो एक गुफ्तगू तहरीक इंसाफ के लोग बिटवीन द लाइंस करते हैं कि इसके पीछे फिर कोई हाथ है, ये इशारा कोई आ गया? बहुत शुक्रिया समी साहब। थोड़ा सा मैं आपको ये जो मोमेंटम है ओपोजिशन का, अगर आप इसको नोट करें तो ये चंद दिन पहले ये मोमेंटम जो था ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट था और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हो रही थी जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जी इस वक्त हुकूमत जो है वो मुश्किल में फंस गई है। यकदम ये मोमेंटम जो था ये अब हुकूमत के हक़ में जाना शुरू हो गया। उसकी 2-3 वजूहत हैं। PDM जब बनाई थी ओपोजिशन ने तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे थे। आपको पता ही है कि उस वक़्त भी कस्में वादे हुए थे, ये भी तय हुआ था कि कोई पीछे नहीं हटेगा। और फिर इस्तीफ़ों के ऊपर और फिर जो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उस वक़्त दोनों में अलहदगी हो गई थी और फिर बाद में जाके पैचअप हुआ। अदमे यानी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की एक मिसाल तो ये मौजूद है। दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप उनसे ज़रा पूछें कि ना तो उन्होंने आज तक किसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर से खुलकर इख्तलाफ किया, चाहे वो महंगाई का इशू हो, चाहे वो दूसरा कोई इशू हो। तो जो पॉलिटिकल लाइबिलिटी है वो तो PTI के ऊपर आ रही है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसीज़ के हवाले से है। जो कोalition पार्टनर हैं वो तो पहले भी खामोश थे, अब भी खामोश हैं। तो उनकी तरफ से कोई ऐसा सॉलिड रीज़न सामने नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो ये कह सके कि वो अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। नंबर 3, अपोजिशन के पास ऐसा कोई माशी पैकेज है ही नहीं जिसके तहत वो इन कोalition पार्टनर जो इस वक्त हुकूमत के हैं इनको एश्योरेंस करा सके कि कल को हम आएंगे तो दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी बहना और आवाम जो है ना आपकी बैजा बैजा करेगी। ऐसी भी कोई सूरत हाल नहीं है। अब चौथी बात आपने देखा कि ये सारा मामला जो था ये उस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर आज़म जो थे वो चीन के दौरे पे गए और फिर उसके बाद वो रूस के दौरे पे गए। जब वो वापस आए वहाँ से तो इस दौरान पे आर्मी चीफ़ ने ब्रसल का दौरा किया था और अपोजिशन की जानिब से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में रखना डालने के लिए एक अटैम्प्ट किया गया और मगरिब के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने बयान दिया था उसकी मज़म्मत की गई। यानी उनका जो नंबर गेम जो थी वो उनके पास कंप्लीट नहीं थी ना। जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई उस वक़्त भी जो आप फिगर देख लें 86 का फिगर था और अभी भी जो सूरत हाल है वो एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो है ना ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे। लेकिन अपोजिशन जो है वो जितना ये टाइम आगे बढ़ रहा है अपोजिशन की अपनी साख जो है वो डैमेज हो रही है। और तीसरी बात जो छठा पॉइंट जो आपने दूसरा सवाल किया था वो ये था कि देखें अपोजिशन की तरफ से सबसे पहले ये बात आई कि जी जिस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो कह रहे थे उन्होंने कहा कि जी वो तो न्यूट्रल है और उन्होंने कहा कि जी हम इंडिपेंडेंटली सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब जो सूरत हाल लग रही है और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि फरवरी से ऑनवर्ड जो अपोजिशन का पॉलिटिकल ग्राफ था अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो ऊपर जा रहा था और अभी चंद दिन के अंदर गुज़श्ता 4-5 दिन से ये ग्राफ जो था अब नीचे जा रहा है। नहीं, लेकिन ये हम साइंटिफिकली तो नहीं कह सकते कि वो ग्राफ नीचे गया है। ये तो हमें कोई किसी तरह का सर्वे नहीं हुआ, कोई ऑथेंटिक सर्वे नहीं हुआ कहीं पर। कोई चले हम कोई और अगर जलसों का म्यार बना लें, खान साहब के ज़रूर हुए हैं लेकिन अपोजिशन का कोई इस तरह से जलसा नहीं हुआ। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं, मैं मुजम्मिल साहब से ये सवाल करता हूँ कि नून लीग अगले चंद दिनों में जलसे कर सकती है और मरियम नवाज़ साहबा को उन जलसों में भेजा जा सकता है क्योंकि नून लीग की क़यादत ये समझती है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो क्राउड पुलर हैं। लोगों की नवाज़ शरीफ साहब से जो निस्बत है उसकी वजह से वो मरियम साहबा के जलसों में आते हैं। मुजम्मिल साहब, हम ये कोई इस तरह की भी कोई बात आपने सुनी या कहीं पर ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम मार्च का कहेंगे और पीपल्स पार्टी ने भी कहा, तो नून लीग जो है वो कहीं पर कोई अवामी ताकत का मुजाहरा कर सकती है न्यूट्रलाइज करने के लिए सारे माहौल को?
कि नून लीग ने भी और अपोजिशन पूरी ने डी चौक की ही कॉल दी है, उसी दिन की जिस दिन की इमरान खान ने डी चौक की कॉल दी है। और ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने एक ही दिन एक ही वक्त पे डी चौक की ही कॉल दे दी है। अब वह कौन जलसा कर सकेगा, कौन स्टेज लगा सकेगा, किसके कारकुन पहुंच सकेंगे, किसके नहीं पहुंच सकेंगे, तसादुम होगा नहीं होगा, इंटरवीन करना पड़ेगा रेंजर्स को, क्योंकि शेख रशीद साहब ने रेंजर्स को भी बुला लिया हुआ है। तो ये देखने की बात है। ऑपोजिशन ने डी चौक पर ही जलसे का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है मुकाम भी वही होगा, वक्त भी वही होगा और एक ही जगह पर आमने सामने मैदान से जाया जाएगा। तो ये अकेले इमरान खान को मैदान डी चौक का नहीं दिया जा सकता, ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है। ठीक है, बड़ी ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर ऑपोजिशन ने भी ये बात कही है, वज़ीर आज़म पहले इसका इंदिया दे चुके हैं, तो फिर क्या होगा इसका? बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि कोर्ट में जाएगी कोई पार्टी और जो जलूस हैं, ये जलसे हैं, उस पर पाबंदी अदालत से लगवाई जा सकती है कि इससे तो अमन अमान का ख़तरा है, या मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा जा सकता है लोगों को। एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी भी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन की तरफ लीड कर सकती है, क्योंकि इस वक्त जो इस वक्त इमोशंस हैं वो बहुत हाई हैं, ज़बान जो है वो बड़ी एब्यूसिव इस्तेमाल हो रही है। तो अगर एक बड़ा क्राउड दोनों ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ जाए तो अल्लाह ताला खैर करे, वह हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है। मैं यहाँ पर वक्फ़ा लेता हूँ, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो एक इम्पॉर्टेंट जो बात जो अनाउंसमेंट हुई है असम्बली के इजलास के हवाले से, हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि ये OIC वज़राए ख़ारजा जो कॉन्फ्रेंस है उसके बाद ही ये होगा सब कुछ। और उसके हवाले से भी बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रूस की जानिब से क्या है। इसके अलावा जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की सारी सूरत हाल के हवाले से अपने ख़दशात का इजहार किया है। फिर एक और अहम सवाल ये है कि अदम एतमाद तो आ रहा है और उन्होंने पेश भी किया अपोजिशन ने ये मूवमेंट, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या पैगाम है अपोजिशन का? कोई एजेंडा दिया है, कोई बात ऐसी कही है कि ये जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ हैं फौरी तौर पर वो किस तरह आवाम को इस महंगाई से रिलीफ देंगे? लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल ये था कि इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, लेकिन जो सियासी जमातें आपस में मिल रही हैं वो जिस फार्मूले पर बात कर रही हैं वो सिर्फ इक़्तिदार की बंदर बांट है। पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, सदर कौन बनेगा, लेकिन जो वजूहात बयान की गई थी अदम एतमाद की कि महंगाई बहुत है, आवाम के लिए बड़े मसाइल हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए किसी तरफ से कोई फार्मूला किसी अपोजिशन ने पेश नहीं किया। IMF के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या होगी, कोई बात नहीं हुई। इमरान खान साहब पर तनकीद की गई कि यूरोपियन यूनियन के ख़िलाफ़ बात की, अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की, तो ज़ाहिर है फिर इसका मतलब ये है कि जो IMF की पॉलिसीज़ हैं, जो वेस्ट की पॉलिसीज़ हैं, अपोजिशन उनको चैलेंज नहीं कर रही। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है उनके पास जिससे अवाम की जो मुश्किलात हैं उसमें कमी हो? आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बहुत तनकीद की वज़ीर आज़म साहब पर कि आलू और टमाटर का उन्होंने कहा है कि मुझे भाव पता करने में नहीं आया था, बड़ी तनकीद की। लेकिन अपोजिशन के पास क्या है? अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोई फार्मूला, कोई प्लान, कोई प्रोग्राम इस हवाले से अभी तक पेश नहीं किया गया। मुजम्मल, कुछ काम कर रही है अपोजिशन जमातें इस हवाले से कि कुछ लोगों को रिलीफ कैसे दें, या सिर्फ बस कौन वज़ीर बनेगा, कौन वज़ीर आला बनेगा, या नैब में रिफॉर्म्स करके ये जो करप्शन के मुकदमात हैं ये किस तरह ख़त्म करने हैं? इसके अलावा कोई और भी कहीं गुफ्तगू है? देखें समी इब्राहिम साहब, जो जमातें हैं ना अपोजिशन की, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें इक़्तिदार का तजर्बा है। और जो पिछले 2 साल में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इमरान खान की, देखें ना, इमरान खान साहब ने खुद भी जो 2 सीटें लाहौर की छोड़ी, पेशावर की छोड़ी, वो दोनों वो ज़िमनी में हार गए। उनके कैंडिडेट उनकी दी हुई सीटें भी नहीं जीत सके ना। आप देखें लाहौर वाली सीट भी हार गए और पेशावर वाली भी हार गए।
तो जो सीटें इमरान खान ने खुद जीत कर अपनी पार्टी के लोग खड़े किए थे वो भी नहीं जीत सके। ज़िमनी के इंतखाबात के नताइज आपके सामने हैं। आपने बात की थी पॉपुलर वोट बैंक की, तो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज शो कर रहे हैं कि जो सीटें इमरान खान जीत, चाहे फैसल वाडा की हो, चाहे उनकी चाहे दूसरी हो, वो सीटें वो ज़िमनी इंतखाबात में दोबारा रिटेन नहीं रख सके, लोगों ने अपोजिशन को वोट डाल दिए। तो इससे एक ट्रेंड तो अपोजिशन की तरफ नजर आता है। वैसे भी पाकिस्तान में 70 साल में ये रवाज था कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो ज़िमनी इंतखाबात जीत जाती है, क्योंकि उसकी हुकूमत होती है, डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, उसकी गवर्नमेंट है, मशीनरी है, और उसके लिए ज़िमनी इंतखाबात जीतना आसान होता है। लेकिन डस्का का हमने एपिसोड देखा, उसके बावजूद वो इमरान खान साहब ना डस्का जीत सके, ना और वजीराबाद जीत सके, ना नौशहरा जीत सके, ना कराची जीत सके। तो एक ट्रेंड तो है ऑपोजिशन की तरफ। दूसरा, ऑपोजिशन को तो मैं समझता हूँ जो लोग ऑपोजिशन को वोट डाल रहे हैं इमरान खान की हुकूमत में, वो ऑपोजिशन गवर्नमेंट्स की माशी पॉलिसियों की तौसीक में ही डाल रहे हैं ना। और इमरान खान की माशी पॉलिसियों को रद्द करते हुए ऑपोजिशन के दौर में जो माशी पॉलिसियां थी उसकी तौसीक में वोट डाल रहे हैं ना, कि वो दौर बेहतर था, हम उन्हें ही वापस वोट देना चाहते हैं। वरना जिस तरह आप करप्शन के नैरेटिव की बात करते हैं, नैब की बात करते हैं, सब बात करते हैं, लोगों को तो इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए था। इनके कैंडिडेट्स की तो जमानतें जब्त हो जानी चाहिए थी, कुछ आज दूसरी तरफ की जमानतें जब्त हो रही थी। तो इसलिए जो ग्राउंड पर सीन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वाकई ही इमरान खान जो आज तरीन ग्रुप के लोग हमजा को मिले हैं, उसकी क्या खबरें आ रही हैं? वो टिकट मांग रहे हैं। जो और इत्तेहादी हैं, काफ जो पंजाब के इत्तेहादी हैं, वो नून लीग से टिकट मांग रहे हैं। तो जो सिंध में है वो पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार मांग रहे हैं। तो ट्रेंड तो अपोजिशन का है, और सबका ख्याल है कि अपोजिशन को की जमातों को मुल्क चलाने का वसी तजर्बा है। और जब इमरान खान के दौर का माजी की हुकूमत से मुआवजा करती है आम आदमी, तो वो माजी को तरजीह देता है। मैं आपका पॉइंट बड़ा वेल टेकन, आपने बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइंट रेज़ किया। लेकिन एक मेरा सवाल ये है कि 18th अमेंडमेंट में ये जो अरकान असम्बली को पाबंद किया गया था कि वो अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, अपने पार्टी हेड के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पर अगर वोट देंगे तो डिफेक्शन, उनको वो तसव्वुर किया जाएगा कि उनकी जो मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी जाएगी उस सेशन के लिए। और वजह ये बयान की गई थी कि ये जो एक हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये जो साजिश की बिना पर लोगों को अपने पार्टी हेड के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, उससे इस निजात मिल जाएगी। और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर किया। लेकिन अब किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है जहांगीर तरीन के घर जाते हुए, किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है अलीम खान से मिलते हुए, और अब वही चीज़ जो इन्होंने की थी उसकी ये नफ़ी खुद कर रहे हैं, लेकिन कोई शर्मिंदा नहीं है और इसको जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं। मुजम्मल समी इब्राहिम साहब, जब आइन में ये शिक डाली गई थी, साथ उसकी सज़ा डाली गई, और सज़ा देने का तरीक़ाकार भी लिखा गया कि पार्टी लीडर एक नोटिस देगा शोकाज, उसका 30 दिन में जवाब होगा, फिर वो स्पीकर को पार्टी मॉरल ग्राउंड है, कोई अखलाकी कुव्वत है। अगर ये तो आप नहीं, सजा इसका मतलब है कि आप ठीक है, ये चोरी की सजा है, आप चोरी कर लें, सजा ले लें तो चोरी जायज़ है। नहीं, अगर अरकान असेंबली वो सजा अपने सीने पर लगाकर हल्के पे जाने को तैयार है कि इसकी बुनियाद पर भी वोट मिल जाएंगे कि हमने इमरान खान के खिलाफ वोट डाला था, और ये क्रेडिट की बात है कि हमने इमरान खान के खिलाफ वोट डाला था, लोग इस बुनियाद पर जो हमने पीटीआई के साथ वक्त गुजारा है उस पर माफी दे देंगे, तो ये भी तो एक सोच है ना कि इस बुनियाद नहीं, पर लेकिन सोच जो आपने आइन में तरमीम की ये कहकर कि हम इसको रोकेंगे, ये हार्स ट्रेडिंग है, ये जिसके नाम पर, या तो फिर इतनी उनमें हिम्मत है तो वो देना, वो असेंबली से इस्तीफा दें, नहीं फिर अपोजिशन को नहीं। मुजम्मल, एक मेरा सवाल सुन लें। नहीं, मेरा सवाल सुन, आपका सवाल नहीं, आपने नहीं सुना सवाल, आपने सुना ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप जो लोग जहांगीर तरीन साहब के साथी हैं वो इस्तीफा दें, नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, आके वो असेंबली में जो अक्सरियत है उसको अकलियत में तब्दील कर दें। ये रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जाता? देखिए, मेरी बात सुनो जी, अभी तो उन्होंने कोई डिफेक्शन की नहीं है, और ये भी तो हो सकता था कि अगर मतमा नजर ये होता कि अरकान डिफेक्शन करें ही ना, तो डिफेक्शन का रास्ता ही रोक दिया जाता। कहते उनका वोट काउंट नहीं होगा, डिफेक्शन हो ही नहीं सकती, अदम एतमाद के रास्ते बंद कर दिए जाते। लेकिन तरमीम करते वक्त अदम एतमाद के रास्ते भी रखे गए और डिफेक्शन का रास्ता भी खुला रखा गया। मुजम्मल, सिर्फ उसकी सजा, ये मुनाफिकत अगर रहेगी सिस्टम में
और हमें लीड करने वाले इसी तरह मुनाफकत करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं इससे हट के बात कर रहा हूं कि ये तहरीक इंसाफ है या नून लीग है या पीपल्स पार्टी है। जिस मकसद के लिए कानून साजी की जिन लोगों ने, और उसका क्रेडिट लेते रहे कि आज हमने रास्ते बंद कर दिए, वही आके अगर उसकी नफी करें और उसको तोड़ें और फिर कोई अखलाकी अकदार ना हो और वो लोग उसको अपने लिए एक एजाज समझें, तो ये हिपोक्रेसी तो इस पूरे मुल्क को, इस पूरे निज़ाम को माजी में भी दीमक की तरह खाया है, आगे भी कहीं नहीं लेके जाएगी। इस तरह तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब इमरान खान साहब लाहौर आए तो वो नून लीग के 5 अरकान को मिलकर गए थे। गलत है, वो डिफेक्शन नहीं थे, गलत है, वो मिलकर गए थे। मैं तो गलत कह रहा हूं, मैं तो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। हम तो कह रहे हैं कि गलत है, ये जिसने भी किया ये गलत किया, ये मुनाफकत है। आइन और कानून में रास्ते अभी भी मौजूद हैं, वो चलेंगे। जब वो रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे तो उस पर बात होगी। अभी जो रास्ते आइन और कानून में मौजूद हैं उन पर अमल किया जाएगा, क्योंकि अमल तो आइन और कानून पर ही किया जाना है। जी फखर, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी बिल्कुल, मैं इसमें इख्तलाफ करता हूँ कि 63A जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था उसकी इंटेंट यही थी कि डिफेक्शन को रोका जाए। उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर या पार्टी का जो भी सरबराह है वो अगर एक ऑर्डर जारी कर देता है तो उसकी वायलेशन में अगर कुछ होता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि जो PTI का MN है, अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अपना वोट डाल दे तो एक मौक़िफ़ ये है कि जी उसका वोट जो है वो आईनी और कानूनी होगा। जबकि मेरा ये कहना ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अगर वो वोट को इनवैलिड करार देता है बहुत सारी सर्कमस्टांसिस में, तो ये जैसी ही ये चीज़ सामने आती है तो उस वोट को अनलॉफुल डिक्लेयर करना, उसको वॉइड डिक्लेयर करना भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है। ये उसके अंदर से इंटरप्रिटेशन है। ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन ये कहना भी एक्सट्रीम है। देखें, वोट देने का हक जो है ना किसी मेंबर को है, वो गलत इस्तेमाल करता है तो वो उसका सजा जजा बाद में होगी। जुर्म करने से पहले आप सजा नहीं दे सकते, सजा हमेशा जुर्म के बाद होती है। लेकिन मैं इसलिए ये मुजम्मल से सवाल किया था, ये मैं एजिटेट इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग आज उस डिफेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं ये वो लोग थे जिन्होंने अमेंडमेंट की और ये कहा कि ये कोई माजी में किसी ने अमेंडमेंट नहीं की थी, ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने की अमेंडमेंट कि हम डिफेक्शन को रोकेंगे। अब उसी चीज को वो कर रहे हैं और किसी के चेहरे पर कोई नदामत नहीं। मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूं हंसते हुए चेहरे, फातेह चेहरे, ये यूं विक्ट्री का निशान दिखाते हुए चेहरे, और किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमने ये कानून साजी इसलिए की थी। और फिर मैं फिर वो बात करता हूं ब्रेक पर जाने से पहले कि कोई माशी प्लान नहीं है, सारी बंदरबाट है। वो वजीर बनेगा, वो वजीर आला बनेगा, वो गवर्नर बनेगा, वो सदर बनेगा, वो स्पीकर बनेगा। अवाम के साथ क्या होगा ये तो वो कहते हैं हमारी पॉलिसी ठीक है, इस पर तो बात ही नहीं करनी। यहां पर एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं। तो डिप्लोमेट्स भी इस्लामाबाद में बड़ी अहम इस वक्त मसरूफ़ हैं वो, और मिल रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदानों से। क्या पैगाम ला रहे हैं, किसके लिए पैगाम ला रहे हैं, क्या क्या रहे हैं, ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत हर तरह से गुफ्तगू हो रही है इस तहरीक अदम एतमाद पर, लेकिन एक टेक्निकल गुफ्तगू भी हो रही है जो मैं इस वक्त सदीक साजिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। चेयरमैन सेनेट और जो स्पीकर साहब के माबैन जो उनके बीच जो मुलाकातों का सिलसिला है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सेनेट में एक ऐसी रूलिंग चेयरमैन साहब की मौजूद है जिसमें उनका ये कहना था कि जो रिक्विजिशन वाला इजलास है उसमें नो कॉन्फिडेंस पेश नहीं की जा सकती। बड़ा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और अगर ये इसको स्पीकर साहब इसी को सामने रख के कुछ एक्शन करना चाहें तो ये तहरीक अदम एतमाद चेंबर में वो किल कर सकते हैं। सदीक साजिद साहब, ये ज़रा मामला टेक्निकल है, आप ज़रा बयान फरमाइए क्या है क्या ये? जी ये बिल्कुल समी साहब, आजकल स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मुलाकातें हो रही हैं, 3 से 4 मुलाकातें हो चुकी हैं, और इसमें एक रिक्विजिशन एक जो रूलिंग है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की, वो है सर 23 जुलाई 2019 की। ये रूलिंग जो है उसमें जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हटाने से मुताल्लिक मामला सामने आया
तो उस वक्त उन्होंने जो अपोजिशन ने एक रिक्वेजिशन जमा करवाई थी उस वक्त की अपोजिशन ने, तो उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन को हटाने के लिए करारदाद पेश करने की इजाज़त तलब करने की तहरीक पेश करने के लिए इजलास सेनेट का तलब नहीं किया जा सकता। इसलिए आज के इजलास में ये तहरीक पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आपको याद होगा कि उसके बाद जब इजलास जारी था तो दोबारा फिर वो हुई थी और इनको शिकस्त हुई थी अपोजिशन वालों को। तो ये इसके ऊपर डिस्कशन ये हो रही है कि चूँकि सेनेट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौमी असम्बली भी है, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इस रूलिंग को क्या स्पीकर बुनियाद बनाकर ये वाली जो है कौमी असम्बली में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आई है इसको वो चैम्बर में या ऐवान में पेश करने से पहले ही रूलिंग देकर इसको मुस्तरद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बड़ी टेक्निकल बहस है और लेजिस्लेशन भी है। उन्होंने इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा तौर पर समी साहब जो लेजिस्लेशन ब्रांच है शोबा कानून साजी कौमी असम्बली का, उनसे ये पूछा कि क्या मैं इस रूलिंग को जो है वो कौमी असम्बली में पढ़ सकता हूँ या दे सकता हूँ। तो ब्रांच लेजिस्लेशन वालों ने कहा कि आप रूलिंग देना स्पीकर का इख्तियार है, लेकिन ये हमारे यहाँ रवायात मौजूद नहीं हैं। माजी में कौमी असम्बली में सेनेट में चूँकि एक मामला उस वक़्त आया और उसको चेयरमैन ने कहा आप ये पढ़ लीजिए कि चेयर की 10 फरवरी 2016 की रूलिंग, उसको सामने रखते हुए उस वक़्त किसकी हुकूमत थी, उस वक़्त वो हुकूमत 2016 में मुस्लिम लीग नून की थी। उस वक़्त को रूलिंग आई होगी, उन्होंने उसको बुनियाद बनाकर ये दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप रूलिंग दे सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के मुताबिक होगी या नहीं, इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। और आज इन दिनों इस चीज़ के ऊपर बाकायदा डिस्कशन जो है वो जारी है। लॉ मिनिस्टर से भी उन्होंने पूछा है, उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल से भी वज़ीर आज़म साहब ने मुलाकात की है। तो ये और शायद यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि ये वोटिंग हुकूमती वज़रा पूरे उम्मीद और पूरे एतमाद हैं कि इसकी वजह से ये जो इशू है इसको वो प्ले अप कर सकते हैं कि ये वोटिंग शायद हो ही ना। आज फवाद चौधरी साहब का मैं अगर वो शॉर्ट सुनवा दें जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास है कि शायद वोटिंग करवानी ना पड़े, है आपके पास शॉर्ट? वो अच्छा वो शॉर्ट इन्होंने नहीं रखा, लेकिन मैं सुन रहा था वो ये बात कर रहे थे। फ़खर, यू वांट टू ऐड टू दैट? नहीं, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही वो वजह है जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो एकदम उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। और आज जो कोर कमेटी की मीटिंग थी उसके अंदर भी ये पॉइंट जो था वो आया और इसी की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने एक तो उनको ये एश्योरेंस कराई है कि जो उन्होंने जलसे किए और उसमें जो रिस्पॉन्स आई है, और दूसरा टेक्निकली जो ये लीगल पॉइंट है ये आया है और इसके हवाले से वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। यही वो वजह है जो कि जिससे हुकूमत जो है वो इस वक्त एक पॉजिटिव नोट की तरफ चली गई। जी मुजम्मल, कुछ इस तरह की गुफ्तगू आपने सुनी या अपोजिशन इज माइंडफुल ऑफ दैट? देखिए, अगर फर्ज कर लें स्पीकर इसको किल भी कर देते हैं तो दोबारा जमा करा दोबारा आ जाएगी। 14 दिन में फिर वोटिंग करानी पड़ेगी। सही बात। बहरहाल स्पीकर सेनेट के चेयरमैन को भी वोटिंग तो करानी पड़ी थी ना। यहाँ तो आप ये मिसाल दे दें कि उस रूलिंग के बाद दोबारा वोटिंग नहीं हो सकी थी और वोटिंग खत्म हो गई थी। अगर हुकूमत वोटिंग से राह फरार अख्तियार करना चाहती है तो उसका आइन में कोई रास्ता नहीं मौजूद है, वोटिंग तो करानी पड़ेगी। और जितनी डिले करेंगे उससे यही लगता है कि हुकूमत कमजोर है, लिहाजा वोटिंग से भाग रही है। जी सदीक साजिद साहब, जो मुजम्मल साहब ने कहा, देखिए यही तो इशू है सभी साहब। उन्होंने कहा उस रूलिंग में वाज़े तौर पे कि रिक्वेजिशन वाले इजलास में नहीं हो सकता, आपको एक इजलास समन करना होगा, वो प्रेसिडेंट समन करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो जारी इजलास होगा, उसमें आप पेश कर सकते हैं। ये रिक्वेजिशन वाले इजलास में अदम एतमाद की तहरीक नहीं पेश की सकती। इस सिलसिले में चेयरमैन सेनेट की रूलिंग जो है वो बड़ी वाज़ेह है। आज डिस्कशन हुई है, अटॉर्नी जनरल को बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने, इस नुक्ते पे बात हुई है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर टाइम हुकूमत ले रही है, स्पीकर भी ले रहे हैं। ये इंतहाई माजरत के साथ हमारे बाद गुजरा, उनको पढ़ना चाहिए। अब मैं 28-27 साल से असम्बली कवर कर रहा हूँ भाई, रिक्वेजिशन इजलास स्पीकर बुलाता है। सारे आज कह रहे थे जी हुकूमत इजलास बुला लेगी, वज़ीर आज़म को इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार नहीं है रिक्वेजिशन इजलास बुलाने का। इट इज़ द पावर ऑफ चेयरमैन सेनेट या स्पीकर, ये नहीं कहना चाहिए। और फैसल ने जो सेनेटर फैसल ने कह दिया उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये स्पीकर जब तक नोटिफिकेशन ना हो। और जाली नोटिफिकेशन चल रहे हैं, अभी तक कौमी असम्बली ने कोई नोटिफिकेशन जारी इसका नहीं किया। वो 22 से पहले कर सकता है, वो बाकी 3 छुट्टियाँ हैं वो आ सकती है, उसके बाद 24-25 की डेट है वो कर लें। ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन मैं बात वो कह रहा हूँ कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए
ये चीज़ वाली, ये वाली चीज़ है, इसी को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। और यही तो वो चाहता है स्पीकर कि जब रेक्विजिशन जो है उसमें अदम एतमाद नहीं आएगी तो फिर फार्मल जो इजलास होगा, फार्मल इजलास प्रेसिडेंट बुलाए, 2 महीने ना बुलाए, हाँ ना बुलाए प्रेसिडेंट, एडवाइस भेजेगा प्राइम मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट बुलाएगा ना, तो वो तो ये प्ली ले सकता है। ये नुक्ता है तकनीकी कॉन्स्टिट्यूशनल। अब देखें वो फ़खर साहब बात कर रहे हैं ना कि हो सकता है ये कोर्ट में फिर जाए, उसकी वजाहत मांगी जाए, और स्पीकर और चेयरमैन की रूलिंग चैलेंज वैसे नहीं हो सकती, उसको आप कैसे चैलेंज करेंगे? अगर स्पीकर ये रूलिंग दे गया और उठ के चला गया, क्या करेगी अपोजिशन? अदालतों में जाएगी ना। सुप्रीम कोर्ट भी जो असेंबली प्रोसीडिंग्स है जी उसके ऊपर तो नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कई मामला, ये जो वोट थे सेनेट के वो उसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि बिल्कुल इस मामले में जो है बिल्कुल वाजे है, फ्लोर ऑफ द हाउस जो कुछ हुआ है उस पर वो किसी भी अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुजम्मल, यू वांट टू ऐड कोई रिस्पॉन्स? मैं नहीं एग्री करता, क्योंकि आइन में अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर, इस तरह तो किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ 6 महीने अदम एतमाद ही ना हो सके, क्योंकि इजलास ही नहीं बुलाया जा रहा। आप ना बुलाएं इजलास, 6 महीने वो बैठा रहे, चाहे उसके पास कौमी असम्बली में अक्सरियत ना भी हो तो वो बैठा रहे, ऐसा नहीं हो सकेगा। वो और मामला था कि वो इलेक्शन हुआ है, वोट मुस्तरद हुए हैं नहीं हुए हैं, उस पर नहीं, ये रूलिंग नो कॉन्फिडेंस पे है, ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पे रूलिंग है। आप कोर्ट इसको अनडू कर देंगे, मैं समझता हूँ। अच्छा, कोर्ट अनडू करेंगे, अनडू करेंगे, क्योंकि इस तरह तो कोई इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी अदम एतमाद पे, नो कॉन्फिडेंस पे, कि आप बेशक आपके पास अक्सरियत नहीं भी है तो आप 6 महीने बैठे रहे, क्योंकि आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप नो कॉन्फिडेंस पे आप इजलास ही ना बुलाएं। नहीं, अब जो है ना वो समी साहब जो जिस तरह से ये जो टेक्निकल पॉइंट है इसके ऊपर तो आपको पता ही है कि स्पीकर की जो या चेयरमैन सेनेट की रूलिंग जो है वो आप कोर्ट पे नहीं ले जा सकते, एक प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। अदरवाइज़ अगर आप जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से आर्टिकल 95 जो है उसको बुनियाद बनाकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहाँ पे जाके आप कोई तशरीह अगर सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहरहाल मुझे यहाँ पर अब प्रोग्राम ख़त्म करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कानूनी बहस भी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी सलाह मशवरा कर रहे हैं। अब लेट्स सी क्या होता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।